शो का शोर थम चुका था। कुछ हफ्तों तक जो भीड़, रोशनी और इंटरव्यू मेरे आसपास थे, वो धीरे धीरे गायब हो गए और घर में फिर वही पुरानी खामोशी लौट आई। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। पहले जब खामोशी आती थी तो मैं उससे डर जाती थी, टीवी चला देती थी, किसी को फोन कर देती थी, बस अपना ध्यान बटाने के लिए। अब मैंने थोड़ी थोड़ी देर उसी खामोशी के साथ बैठना शुरू किया। एक सुबह मैं चाय का कप लेकर बालकनी में बैठी थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। सड़क पर पेड़ों के पत्तों पर रोशनी पड़ रही थी। अचानक मन में आया, मैंने आखिरी बार ऐसे बैठकर सिर्फ आसमान को कब देखा था। मैंने कमरे की एक पुरानी अलमारी खोली, जिसमें सालों से सिर्फ स्क्रिप्टें और फाइलें भरती जा रही थीं। अंदर से नोटबुक और डायरी के कुछ पन्ने निकले। एक पतली डायरी के पहले पेज पर देवगढ़ वाले दिनों की तारीख लिखी थी और नीचे लिखा था, एक दिन मैं बड़ी अभिनेत्री बनूंगी, पर उससे भी ज्यादा मैं अच्छी इंसान बने रहना चाहती हूँ। मैं वह पंक्ति बार बार पढ़ती रही और सोचा, अभिनेत्री तो मैं बन गई, पर क्या मैं वैसी इंसान बनी रह पाई जैसी बनने का वादा किया था? जवाब आसान नहीं था, लेकिन वहीं से मैंने तय किया कि अब मुझे दूसरों की नजर से नहीं, खुद की नजर से अपने को देखना होगा। मैंने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया फोन से हटा दिया, लोगों की राय से थोड़ा दूर हो गई। सुबह शाम टहलना शुरू किया, शरीर को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। पास के पार्क में बच्चों को खेलते, बुजुर्गों को घूमते, युवाओं को हंसते बात करते देखती। वहां बहुतों को मेरा नाम भी नहीं पता था, और पहली बार ये बात मुझे बुरी नहीं लगी। पहले लगता था अगर लोग नहीं पहचानेंगे तो जैसे मैं कम हो जाऊंगी। अब समझ आने लगा कि असली पहचान नाम से नहीं, मन की शांति से होती है। इसी बीच देवगढ़ से खबर आई कि माँ थोड़ी बीमार हैं। मैं तुरंत उनके पास गई। वही पुरानी गली, माया टॉकीज की इमारत, हमारा छोटा सा घर, सब कुछ वही, बस मैं बहुत बदल चुकी थी। माँ बिस्तर पर थीं, लेकिन मुस्कान वही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तू आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। पापा ने हंसते हुए कहा कि डॉक्टर ने दवा दे दी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तू बेवजह घबरा जाती है। मैं कई दिन उनके साथ रही, बाजार से सब्जी लाना, रसोई में मदद करना, छत पर चाय पीना और पुरानी बातें करना। माँ ने एक दिन पूछा, तू खुश है ना? मैं कुछ पल चुप रही और पहली बार ईमानदारी से बोली, मुझे नहीं पता माँ, कभी लगता है बहुत कुछ पा लिया, फिर लगता है जितना पाया उससे ज्यादा खो दिया। माँ ने कहा, जब तक ये सवाल पूछने की ताकत है ना, तब तक सब ठीक हो सकता है। डर तब है जब इंसान अपने ही सवालों से भागने लगे। देवगढ़ के उन दिनों में मैं धीरे धीरे स्टार से ज्यादा फिर से बेटी बन गई। वहां किसी ने मुझसे अगली फिल्म नहीं पूछी, न उम्र पर टिप्पणी की। वापस मुंबई लौटते समय मैंने तय किया कि अब अगर कुछ करूंगी तो दो वजहों से, या तो वह काम मेरे दिल को सच में छू जाए, या किसी और के लिए ईमानदारी से कुछ अच्छा कर सके। सिर्फ दिखने के लिए, सिर्फ कमबैक की खबर के लिए अब कुछ नहीं करूंगी। मुंबई आकर मैंने मैनेजर से साफ कहा, जो भी प्रस्ताव आए उनमें से बस अच्छी और इज्जतदार कहानियां लाना। अगर काम कम होगा तो होने दो, पर ऐसा काम नहीं जिसे करते हुए मैं खुद से नजरें न मिला सकूं। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ऐसे में बहुत कम ऑफर मिलेंगे। मैंने धीरे से जवाब दिया, कम सही पर सही होंगे। कुछ महीनों तक सचमुच कुछ खास नहीं आया। फिर एक दिन एक अलग सी स्क्रिप्ट पहुंची, छोटी फिल्म, छोटा बैनर, पर कहानी एक ऐसी औरत की जो मध्यम उम्र में अपने अधूरे सपनों, अपने बीमार पति और अपने अंदर के डर तीनों से एक साथ लड़ती है। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं भूल गई कि मैं आर्या मल्होत्रा हूं। वो किरदार मुझे बहुत अपने जैसा लगा, मजबूत भी, टूटा हुआ भी, डरा हुआ भी, पर जिंदा। निर्देशक से मिलने गई तो उसने कहा, हमें इस भूमिका के लिए चमकदार हीरोइन नहीं, एक सच्ची अभिनेत्री चाहिए। आप हाँ करें तो फिल्म बनती है, वरना हम किसी और का इंतजार नहीं करेंगे, बस रुकेंगे। मैंने उसी समय कह दिया, ये फिल्म मैं करूंगी। शूट बहुत सादा था, न बड़ी वैनिटी, न भारी सेट, बस कुछ सच्चे कलाकार और ईमानदार तकनीकी टीम। मेरे चेहरे पर न्यूनतम मेकअप किया गया। निर्देशक ने साफ कहा,
हम आपकी झुर्रियाँव नहीं छुपाएंगे। यही तो इस औरत की कहानी है। पहले थोड़ी झिझक हुई, फिर लगा कि इतने सालों बाद किसी ने मेरी कमियों को ही मेरी ताकत कहा है। कैमरे के सामने जब मैं उस औरत के रूप में अपने संवाद बोलती, कहीं वो अपने पति से पूछती, क्या तुम्हें कभी मुझसे डर लगा? कहीं बेटे से कहती, मैं तुम्हें बचाते बचाते खुद से दूर चली गई। तो ऐसा लगता जैसे मैं अपने ही भीतर छुपी बातों को जोर से कह रही हूं। फिल्म तैयार हुई और उसे एक छोटे से फिल्म महोत्सव में दिखाने का मौका मिला। न कोई रेड कारपेट, न बड़े पोस्टर, बस एक सभागार, कुछ दर्शक और स्क्रीन। मैं पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी रही। फिल्म खत्म होने पर कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर लोग ताली बजाने लगे। ये ताली किसी सुपरहिट या कमाई के लिए नहीं थी, बस एक सच्ची कहानी के लिए थी। और मुझे पहली बार कई सालों बाद लगा कि ये तालियां मेरे अंदर भी उतर रही हैं। बाहर निकलते समय एक युवती मेरे पास आई और बोली, मैम, मैंने आपको हमेशा बड़ी हीरोइन के रूप में देखा था। आज आपको एक इंसान की तरह देखा। शायद मेरी माँ भी ऐसा ही महसूस करती होंगी, बस कह नहीं पाती। ये फिल्म करने के लिए धन्यवाद। उस एक धन्यवाद का वजन मेरे कई पुराने पुरस्कारों से ज्यादा था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शायद मुझे अब वो पुराना टॉप हीरोइन वाला स्थान न मिले, लेकिन मुझे एक नई पहचान मिल सकती है। ऐसी औरत की जो अपने सच से भागती नहीं, अपनी उम्र छुपाती नहीं और अपने उतार चढ़ाव से शिकायत कम सीख ज्यादा रखती है। मैंने कुछ वर्कशॉप शुरू किए। छोटे शहरों से आने वाली लड़कियों को कैमरे के सामने खड़ा होना, संवाद बोलना और सबसे जरूरी बात, कामयाबी के बीच में भी खुद को न खोना सिखाने लगी। जब भी कोई घबराई हुई लड़की पूछती, मैम, अगर कल काम मिलना बंद हो जाए तो? मैं मुस्कुराकर कहती, काम रुक सकता है, जिंदगी नहीं। अपने अंदर इतना भर लो कि बाहर की दुनिया खाली भी हो जाए तो तुम गिरो मत। शायद ये बात मैं उन्हें जितना समझाती, उतना ही खुद को भी समझा रही होती। आज जब मैं इस स्टूडियो में बैठकर माइक के सामने अपनी कहानी बोल रही हूं, तो महसूस होता है कि गिरावट से ऊपर उठने के लिए मैंने कोई एक बड़ी छलांग नहीं लगाई, सिर्फ छोटे छोटे कदम रखे। कभी देवगढ़ जाकर माँ पापा के साथ चाय पी, कभी किसी छोटे थिएटर में नए कलाकारों का नाटक देखा, कभी अपने नाम से हीरोइन शब्द हटाकर बस आर्या लिखने की हिम्मत की। अगला और आखिरी हिस्सा मैं तुम्हें इसीलिए सुना रही हूं ताकि तुम समझ सको कि आज मैं न पहले जैसी मशहूर हूं, न पहले जैसी खोई हुई, और क्यों मैंने तय किया कि अपनी पूरी कहानी यहीं, इसी माइक के सामने, अपने ही शब्दों में तुम तक पहुंचाऊं।